हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टॉपर फिजिक्स। मनीष रंजन। और आज हम पढ़ाने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। बहुत ही बेस्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। और इससे पहले हमने पढ़ाया था ओम्स लॉ पर बेस्ड, ओम्स लॉ का डेरिवेशन V इक्वल्स टू IR। और उसमें हमने जाना था कि रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस मतलब जैसा हमने देखा कि जो अपोज करता है, रेसिस्टेंस का डिक्शनरी में देखोगे मीनिंग जो अपोज करता है। अपोज किसका करता है? करंट का करता है। व्हिच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। हाँ, हमने उसमें एक चीज़ और देखा कि आज हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, NTSC के लिए और हर चीज़ के लिए, कि क्या क्या सब कारण हो सकते हैं जिसके कारण रेसिस्टेंस। अब सपोज दैट हम क्या देखते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रीशियन होता है, बिजली मिस्त्री होता है, तो जब वो ऊपर चढ़ता है या कहीं पर वायर को टच करता है तो हाथ में दस्ताना थोड़ा लगा लेता है। तो प्लास्टिक का होता है, क्यों रहता है? या रबर का। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर है, नहीं मतलब बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर मीन्स उसकी रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, उसे करंट पास ही नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जब घर में हमारे वायरिंग रहती है, कुछ भी रहता है, कॉपर के रहते हैं वायर, एल्युमिनियम के रहते हैं, क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उनके रेसिस्टेंस थोड़ा कम होते हैं, उससे करंट इजीली फ्लो करता है। तो चलो हम वही सब चीज़ देख रहे हैं कि हर चीज़ वेरी करता है। क्यों रेसिस्टेंस वेरी करता है, रेसिस्टेंस के क्या क्या कारण हो सकते हैं वेरी करने के, वो चीज़ बताया जा रहा है। तो सबसे पहला जो बुक पर दिया गया लेंथ नहीं, सबसे पहला वेरी करता है लेंथ पर। लेंथ किसका? लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। अब देखा गया है कि जैसे कोई सपोज दैट इतनी बड़ी लेंथ है ऐसा, और इतनी बड़ी लेंथ है, नहीं, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है, माने करंट I फ्लो कर रहा है, तो देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, ये सारी जितनी सारी चीज़ें बातें हम यहाँ पर करेंगे वो सब जो है ना, ये बात मान के चलो कि एक्सपेरिमेंटली किया गया है। मतलब देखा, साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट किया, मतलब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व किया गया है, वही चीज़ है। देखा गया कि जैसे इतनी छोटी सी वायर है तो करंट, मतलब ऐसा है कि हमने क्या बताया था कि जैसे देखो इतनी छोटी सी वायर है तो करंट, और इतनी बड़ी सी वायर है। अब देखो जब करंट यहाँ से यहाँ चलेगा, तो जब करंट किसी वायर से फ्लो करता है तो वायर चाहे कॉपर हो, किसी चीज़ एटम से मिलकर के बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी न्यूक्लियस होते हैं, तो उसको सबसे लड़ाई करके आगे बढ़ना पड़ता है। नहीं तो कोई करंट यहाँ से यहाँ चला तो इसको यहाँ से यहाँ के बीच में अपोजिशन मिलेगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ गया तो थोड़ा इसको और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो देखा गया कि जो जितना लंबा वायर है उसमें अपोजिशन ज़्यादा होगा। नहीं, करंट को यहाँ से यहाँ चलने में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ हर पॉइंट पर उसको अपोजिशन मिल रहा है। तो जितनी ज़्यादा लंबाई रहेगी उतना ज़्यादा, मतलब ये देखा गया कि R इज रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितना बड़ा लाइन, मतलब अगर ये करंट, मतलब लेंथ अगर बड़ा हो, लेंथ का डायरेक्ट जो है ना, L का डायरेक्ट लेंथ अगर बड़ा है तो रेसिस्टेंस भी बड़ा होगा। नहीं, लेंथ अगर बड़ा है तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। यदि लेंथ कम है तो रेसिस्टेंस भी कम होगा। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्या हो गया ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ऐसा कहोगे कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। नहीं, छोटा लेंथ कम रेसिस्टेंस, बड़ा लेंथ ज़्यादा रेसिस्टेंस। चलो दूसरा चीज़ आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन किसका? वायर का। क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। वायर मीन्स कंडक्टर, कंडक्टिंग वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे ये चौक है, इसका जो ये पोर्शन, ये जो ना क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जैसे सपोज दैट, मतलब अगर ज़्यादा क्रॉस सेक्शन है, जैसे सपोज दैट इस तरीके का,
ऐसा है, नहीं इस तरीके का। अगर इसकी जो ये चौड़ाई है ना ऐसा करके, वैसे ये रेक्टेंगुलर मैंने शेप लिया है, तो ये जो चौड़ाई है अगर ये कम है, अगर ये ज़्यादा है तो ज़्यादा है, ये क्या है, ज़्यादा है मतलब मोर, तो यहाँ रेसिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, नहीं। अगर ये कम है तो रेसिस्टेंस यहाँ ज़्यादा होगा। इसके पीछे कारण ये है कि देखो जो ज़्यादा मोटा है, सपोज दैट अगर करंट, अगर बहुत कोई पतला वायर है तो करंट जैसे अगर फ्लो करती है, मेरी तरफ देखो, करंट अगर उससे फ्लो करेगी तो क्या होगा, उसको उसी रास्ते से जाना है मजबूरन में, तो खूब लड़ाई होगी और तब करंट आगे बढ़ेगा। अगर कोई चीज़ मोटा है, इतने सारे मोटे हैं, काफ़ी थिक है, तो ज़्यादा, जैसे कोई बड़े साइज का क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो क्या है, करंट इधर से भागेगा, इधर से भागेगा, इधर से भागेगा, इधर से भागेगा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस का सामना करना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रेसिस्टिविटी नहीं होगी। इसीलिए अगर ज़्यादा थिक है, मतलब इसको ऐसा लिखो, अगर ये थिक है तो, अगर थिक क्रॉस सेक्शन है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर ये काफ़ी थीन है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया है, मतलब इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, एरिया का, क्रॉस सेक्शन एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं, क्या हो गया ये, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। थर्ड, मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है कि अब देखा गया है कि मटेरियल किस चीज़ का वो कंडक्टर बना हुआ है। जैसे सपोज दैट, अब जैसे हमने बताया कि वो प्लास्टिक वगैरह सब था नहीं, या हाथ में जो दस्ताना वगैरह पहना, उससे करंट नहीं फ्लो करता है, लेकिन वही कॉपर के वायर से करता है। तो देखा गया क्या चीज़ से बना, जैसे हीटर, जैसे एक एग्जांपल लिखो कि नाइक्रोम का जो रेसिस्टेंस होता है, इसका रेसिस्टेंस वो कॉपर का 60 टाइम्स होता है। कितना होता है, 60 टाइम्स, बुक में दिया गया। नाइक्रोम का जो रेसिस्टेंस होता है कॉपर का 60 टाइम्स होता है। मतलब वो क्या चीज़ से बना है, नाइक्रोम एक्चुअली में कोई एलिमेंट तो है नहीं, ये जैसे 2-3 एलिमेंट को मिला करके बनाया जाता है मेटल्स वगैरह को, तो जो हीटर वगैरह में लगा रहता है, देखो तो रेड हो जाता है, लेकिन वो रेसिस्टेंस के कारण रेड हो जाता है, जो हम पढ़ेंगे आगे टॉपिक में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, तो उसमें ज़्यादा चर्चा करेंगे। अब बस ये जान लो कि हाँ, तो जलता नहीं है, रेड होकर के हीट तो देता है, जलता नहीं। तो इसका रेसिस्टेंस कॉपर की तुलना में 60 टाइम्स होता है, तो उस पर भी रेसिस्टेंस डेवलप करता है। किस चीज़ का बना हुआ है। फोर्थ, वो भी एक इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर। ये भी सब ऑब्जर्व किया गया है, देखा गया कि जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। ठीक, याद रहेगा। उसके पीछे कारण ये है कि जैसे सपोज दैट इस तरीके का कोई है, जैसे सपोज दैट ऐसा है, कोई कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो करी तो उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स उसके सिविलाइज्ड हैं, लेकिन जैसे ही इसको हिट कर देते हैं तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो तितर बितर हो जाते हैं। तो करंट जो फ्लो कर रहा है, नहीं, जो करंट फ्लो कर रहा है उसको सही ढंग से रास्ता नहीं मिलता है, तो और अपोजिशन उसकी बढ़ जाती है। मतलब इसमें जाने में सुविधा है क्योंकि उसको एक रास्ता मिलता है, यहाँ पर उसको और अपोजिशन का सामना करना पड़ता है। तो देखा गया है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ठीक है। हाँ, इसके कुछ एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है,
एक्सेप्शन ये है कि कॉन्स्टेंटेंट, ऐसे ही कॉन्स्टेंटेंट बुक में देखोगे दिया रहा है, नाइक्रोम, ये सब चीज़ है ना, ये सब अनअफेक्टेड होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से भी अनअफेक्टेड होता है, क्योंकि मेटल तो है नहीं। तो बस ये एक्सेप्शन में है, लेकिन देखा गया ऑब्जर्वली तुमको यही जानना है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। ओके, तो चलो इस सब को नोट कर लो, फिर हम इससे और आगे बढ़ते हैं कि लेंथ ऑफ ए जो फैक्टर्स हैं, देखो मेन दो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किस किस चीज़ पर रेसिस्टेंस जो है ना डिपेंड्स करता है। एक लेंथ ऑफ ए कंडक्टर है, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और थर्ड मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, और फोर्थ टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर मैं मिटा देता हूँ और इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलो उसको नोट कर लिए। अब देखो, अब उसी चीज़ को, सबसे पहला था मेरा कि क्या था कि जो रेसिस्टेंस हो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही था फर्स्ट, कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, या रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, नहीं। और दूसरा सेकेंड, मतलब लेंथ छोटा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, लेंथ अगर बड़ी होगी वायर का तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा। दूसरा था कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया का, मतलब उल्टा का ऐसे ही लिखते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब हम इस दोनों को कंबाइन करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, तो इसको कंबाइन करने पर आता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये देखो ऊपर में L है तो L, नीचे A तो A, एरिया L/A। अब नाइन्थ वगैरह में तो पढ़ चुके हो कि जब हम इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं तो कुछ ऐसा इक्वल्स लिखते हैं और कुछ के लिखते हैं, कांस्टेंट, ऐसा ही लिखते हैं ना, नाइन्थ में लिखते थे, यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, हर जगह अलग अलग चीज़ का लिखते हैं, और हम लिखते नहीं, पहले से ही लिखा जा चुका है। हमारा उद्देश्य है, हम बुक से या किसी चीज़ से, कोई भी टीचर कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता, बस हाँ समझाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो वही चीज़ लिखेंगे। तो इसको हटा करके R इक्वल्स टू रो ऐसे लिखते हैं, रो L/A। ये रो होता है, इसको पढ़ते हैं रो, इसको पढ़ते हैं RH रो, ठीक है ना, इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। ये होता है रेसिस्टिविटी, इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। रेसिस्टेंस अलग हो गया, देखो यहाँ पर रेसिस्टेंस ये हो गया, रेसिस्टेंस ये हो गया, और रेसिस्टिविटी ये हो गया। मतलब रेसिस्टिविटी क्या है कि हर एलिमेंट का एक अपना मटेरियल है, नहीं, हर एलिमेंट का एक अपना, मतलब इट इज ओन प्रॉपर्टी ऑफ देयर मटेरियल। अब देखो रेसिस्टिविटी में, हाँ तो इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, इसको ओम पढ़ते हैं। अब रेसिस्टिविटी का अगर हम डिफिनीशन निकाल दें यहाँ से, रेसिस्टिविटी को, सपोज दैट ये रेसिस्टिविटी, इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू रो इंटू L/A, ऐसा नहीं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, R इंटू A इक्वल्स टू रो इंटू L, हो गया। हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो देखो R इंटू A इक्वल्स टू रो लिखे यहाँ, और ये जो L है इसके नीचे आ जाएगा अपॉन L। इसको अगर हम और अच्छे से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, मतलब ऐसे ही रो इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L। ये रेसिस्टिविटी का डिफिनीशन हो गया, मतलब ये रेसिस्टिविटी का सही, रेसिस्टेंस का ये। तुम लेकिन याद ये रखो, देखो ये याद रहेगा, ये मास्टर फार्मूला है, तो अपने आप इसको हमने डिराइव कर लिया, ठीक है ना। R इक्वल्स टू रो इंटू L इंटू L, रो इंटू L अपॉन A, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, R इंटू A इक्वल्स टू रो इंटू L, R इंटू A अपॉन L इक्वल्स टू रो, तो इसी चीज़ को लिख दिया, रो बराबर R इंटू A अपॉन L, ठीक है। तो ये रेसिस्टिविटी हो गया, मतलब रेसिस्टिविटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, रेसिस्टेंस का वैल्यू इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ।
इसका एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं? देखो एसआई यूनिट निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं। एसआई यूनिट निकालने के लिए ऐसे करते हैं, देखो एसआई यूनिट निकालने के लिए आर का यूनिट क्या है? ओम। ओम है ना, ये ओम लिखो, ओम इनटू एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ का यूनिट होता है लेंथ का मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो मतलब ये हो गया ओम मीटर। यही इसका एसआई यूनिट है। क्या है ये? एसआई यूनिट। क्या होता है एसआई यूनिट? ओम मीटर। याद रहेगा एसआई यूनिट ओम मीटर। अब देखो बुक में अब जो रेसिस्टिविटी होती है हर चीज़ का, जैसे सिल्वर होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है? हर जो एलिमेंट्स हैं उन सब की एक अलग अलग अपनी जो है ना रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, उसकी एक अलग जो है ना प्रॉपर्टी होती है, जो रेसिस्टिविटी होती है वो चीज़ कि कोई चीज़ कितना किसी चीज़ को अपोज करेगा, मतलब करंट को कोई जाने में कितना मदद कर सकता है और कितना विरोध कर सकता है। तो देखो रेसिस्टिविटी के बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। रेसिस्टिविटी में जो सिल्वर होता है, चांदी नहीं, कंडक्टर में आ जाता है सब मेटल्स में, तो जो चांदी होता है ना सिल्वर, उस सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्टर मतलब लिख दिए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और उसके बाद फिर और चीज़ होते हैं, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, नहीं कॉपर एल्युमिनियम। लेकिन बात यह है कि अब बोलोगे कि सर सिल्वर का ही हम क्यों नहीं हर जगह वायरिंग लगा देते हैं, लेकिन सिल्वर बहुत महंगा था, पॉसिबल नहीं होता है। हाँ इसके बाद थोड़ा ये कॉपर एल्युमिनियम वो सब की भी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, नहीं मतलब उसका रेसिस्टिविटी कम होता है, रेसिस्टिविटी कम होगा कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हम घर में कॉपर एल्युमिनियम इस सब चीज़ का यूज करते हैं। उसके बाद अब जैसे कुछ तो ऐसे होते हैं इतने हार्ड होते हैं, जैसे बैड कंडक्टर है उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे प्लास्टिक हो गया, ये हो गया, नहीं। अब जैसे सपोज दैट मान लिया जैसे सिल्वर ही है, तो सिल्वर का क्या हो जाएगा, जैसे 1 पॉइंट ऐसा 1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस जो भी होता है 8, इस तरीके से हो रहता है उसकी कंडक्टिविटी -8। इसका यूनिट होता है ओम, ओम मीटर, नहीं ये सिल्वर का हो गया। और जो बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब बैड कंडक्टर बोलो या इंसुलेटर, उसका तो ऐसा होता है कि 10 के पावर 13 से लेकर के 10 टू पावर ऐसे करके ऐसे शुरुआत ही होती है ओम मीटर करके। तो ये चीज़ थोड़ा समझने के लिए बस भाई ये चीज़ देखो, बुक में एनसीईआरटी में एक पेज पर इसके बारे में दिया गया है कि सब जितने भी मेटल्स हैं, एलॉयज़ हैं और इंसुलेटर है, उसकी कंडक्टिविटी, मतलब एक छोटा सा क्लिप लगा दिया, उसको देख लो। ठीक है। देखो उसमें सिल्वर का देखो सबसे ऊपर में है जगह, नहीं मेटल्स में, तो ऊपर वाले जितने भी है ना वो सबका थोड़ा कंडक्टिविटी जो है ना, मतलब ये कहो कि उसके जो है रेसिस्टेंस कम है, जो भी ऊपर है रेसिस्टेंस कम है। फिर जैसे जैसे नीचे जाते जाओ एलॉयज़ में आओ तो वहाँ पर थोड़ा उसकी ज़्यादा है। फिर बैड कंडक्टर में इंसुलेटर में आओ तो उसकी और सबसे कम है, ठीक है ना, सबसे बहुत ज़्यादा है, जो 10 के पावर 13, 10 टू पावर 16 ऐसा करके, नहीं। चलो ठीक है, तो अब इसको देख लिए। तो यही चीज़ बस केवल ये याद रखना है कि रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल, बस ये याद रखने के लिए इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर है। तो अब इसमें ये जीके के लिए जाना जाता है कि सबसे बेस्ट कंडक्टिविटी कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं। अब इसके बाद एक जैसे इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स देख लो, जैसे सपोज दैट एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा, क्वेश्चंस ऐसा रहता है कि मान लिया एक कॉपर वायर है, नहीं एक कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर ऐसा लिखा रहेगा, कॉपर वायर हैविंग, ठीक है, मतलब ऐसा लिखो कि कॉपर वायर है जिसका कि लेंथ हैविंग लेंथ, ऐसा मान ली लेंथ है उसका है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया है,
क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया 1.70 इंटू 10⁻⁻6 है, सपोज दैट ऐसा है क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर स्क्वायर, ऐसा है क्रॉस सेक्शन वायर। ऐसा अच्छे से थोड़ा लिख लो इसको, ऐसा लिख लो 1.70 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इसका जो है ना, फाइंड द ए कॉपर वायर हैविंग लेंथ 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, एंड रेसिस्टेंस इज ऐसा लिखो 2 ohms, फाइंड रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, ऐसा क्वेश्चन दे दिएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में एक कॉपर वायर है, देखो मैथमेटिक्स जैसा इसको बनाना है। एक कॉपर वायर है, लेंथ कितना है 2 मीटर, देखो यहाँ पर क्या है लेंथ इसका 2 मीटर लिख दिया हमने, लेंथ 2 मीटर। उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया ए इक्वल्स टू 1.70 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लिख दो। उसके बाद एंड रेसिस्टेंस इज 2 ohms, आर इक्वल्स टू 2 ohm। क्या निकालना है मुझे, रेसिस्टिविटी निकालना है, रो इक्वल्स टू वाट, ये रो निकालना है मुझे, है ना। तो रो निकालने के लिए कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। रो इक्वल्स टू क्या क्या डालेंगे, देखो आर इंटू ए, आर का वैल्यू कितना है 2 ohms, तो 2 ohms इंटू एरिया कितना है 1.70 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन एल, लेंथ कितना है, लेंथ है 2 मीटर, तो लेंथ 2 मीटर लिख दिया हमने। देखो अब कैंसिल कर दो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब कुछ मत देखो, इसका यूनिट होता क्या है, हमारा आंसर आया इतना 1.70 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो इसका जो रो है रेसिस्टिविटी, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट इसका होता है ओम मीटर, तो हम लिख देंगे ओम मीटर, यही हो गया आंसर। हमने बस एक ऐसा ही एग्जाम्पल बता दिया कि देखो मेन ये मास्टर फार्मूला है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, इससे बहुत सारा चीज़ याद रहेगा। देखो एक चीज़ अब हम रिवीजन कर लेते हैं, आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ अगर डबल तो रेसिस्टेंस डबल, लेंथ अगर हाफ तो रेसिस्टेंस हाफ, एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, मतलब ये अगर जितना है इसका ये हाफ हो जाएगा, ऐसा मतलब जस्ट अपोजिट है दोनों के बीच रिलेशन, एरिया का इनडायरेक्टली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सब चीज़ अपने को पता चल गया। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम बस इसको याद रखोगे तो रेसिस्टिविटी का भी डिफिनेशन ये हो गया, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। मतलब यहाँ पर रो का वैल्यू निकालने के लिए आर का वैल्यू दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, तो हमने क्या किया लिख दिया इसमें कि क्या क्या दिया गया है, ये सब चीज़ का वैल्यू हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद कट पुट कर दिया, मैथमेटिक्स आ गया यहाँ। जो भी वैल्यू बचा, जो रेसिस्टिविटी की यूनिट होती है लास्ट में यूनिट लिख दिया ओम मीटर, और क्वेश्चन हो गया एंड। ठीक है, तो चलो ये टॉपिक हो गया एंड। अब आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में, जहाँ से सही मायने में इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तभी सबको अच्छे से नोट्स कर लो और गो थ्रू द बुक। ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स के जीके के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और एग्जाम में तो इससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। ठीक, लेकिन बार बार मैं बोलूँगा कि थोड़ा बुक को जाकर के स्टडी करो, और कुछ भी हो तो कमेंट्स में जाकर कमेंट्स कर देना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।